शीतल जी, मैं जरा एक चीज और दिखा देना चाहता हूं। मैं इसलिए ये यूएसए के हवाले से कर रहा हूं, मैं अपना नहीं कर रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा कि एक 2005 का डिपार्टमेंट ऑफ, उनका जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसका एक मैं एक अपने सहयोगियों से आग्रह करूंगा उसको लगा दें। मैं बोलता रहूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मोदी जी सबसे ज्यादा अगर विदेश कहीं गए हैं तो अमेरिका गए हैं, 11 10 या 12 बार। मैं 11, मैं एक, क्योंकि पिछली बार तक 9 था, फिर उसके बाद मैं गिनती भूल गया हूं। या तो वो 10 या 11 बार वो अमेरिका गए, उनको अमेरिका से बहुत हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि वो जरा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का वो जो एक ये, हाँ, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का है, जो आज फिर मैंने वो डाउनलोड किया, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। मोदी जी इस पे साफ साफ है, इसको जरा अगर बड़ा कर देंगे सेकंड थर्ड लाइन तो लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी, लेकिन लोग अपने आप भी कर सकते हैं। मोदी जी ने जब 2005 में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वीसा के लिए अप्लाई किया था तो इट वाज डिनाइड, और केवल डिनाई नहीं हुआ था, मोदी जी का जो एग्जिस्टिंग वीसा था, जो जिसको B1 या वो B1 B2 या जो भी बोलते हैं, जो बिजनेस और टूरिस्ट का होता, उसको भी उसने कैंसिल कर दिया, जो ऑलरेडी था उनके पास, उससे पहले भी वो यूएसए जा चुके थे। और कैंसिल करते समय उसमें कहा गया था, ये ये यूएसए गवर्नमेंट कह रही है कि Mr. Modi's existing tourist business visa was also revoked under section such and such because he was responsible or directly carried out at any time particularly severe violation of religious freedom। ये गुजरात में गोधरा के हवाले से करके उसको किया गया था। मोदी जी के उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। 2005 में कांग्रेस की सरकार ने मोदी जी के कहने पे, जरूर उन्हीं के कहने पे, एक रिव्यू डाला था। उस रिव्यू को भी रिजेक्ट करके उन्होंने फिर इसको रिटेरिएट किया था। जिसको इसको पढ़ना हो डिटेल में पढ़ लेगा। शीतल जी, मैं आपसे इसलिए इसको मैंने लगाया उस रेफरेंस को समझाने के लिए, आप खुद इतने लालायित रहते हैं यूएस यूएस यूएस, आज से नहीं है, पहले से हैं, और आप अपने जो लग्गू भग्गू हैं आपके, उनसे हुआ क्यों करवाते हैं? मेरा कहना यह है कि आज यूएसए से अगर किसी के संबंध है, आपके अच्छे संबंध हो जाए, देश का उससे फायदा होगा भाई। आप बिल्कुल अच्छे संबंध करिए, आप जाइए वहां। इसको एज अ एक्ट कि ये जाके वहां पैसा ले आते हैं, राहुल गांधी वहां से पैसा, ये आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं और इससे देश का क्या नुकसान कर रहे हैं, इस पे भी जरा शीतल जी, और ओवरऑल जो जो टिप्पणी हो रही, जो चर्चा चल रही, शीतल जी। देखिए, जो सूचनाएं हैं और जो पुष्ट हो सकी हैं, उनके अनुसार पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की जो सरकार है, उसमें नीति आयोग, हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अन्य कई मिनिस्ट्रीज ने और कैबिनेट के अप्रूवल से लगभग 5,200 मिलियन, यानी 5 बिलियन से ज्यादा पैसा इन पिछले 10 वर्षों में यूएस एड के से भारत सरकार की सहमति से विभिन्न जगहों में आया है। शीतल जी, ये और बता दीजिए कि आज के हिसाब से 1 बिलियन करीब कितने हजार करोड़ होता है, ये भी बता दीजिएगा, दर्शकों को आसानी रहे। 1 बिलियन 1,000 मिलियन होता है, करीब 8,500 करोड़ आज के हिसाब से, आज की तारीख। हाँ, उस तरह से ठीक है, उससे ज्यादा ही हो गया, अब तो पैसा और बढ़ गया है, 9,000 मान लीजिए। तो खैर, तो इतना पैसा मोदी सरकार के सहयोग से आया है। मेरे पास वो है, लेकिन मैं चलाऊंगा तो पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं। लेकिन जब कोरोना हमारे यहाँ हुआ था तो भारत सरकार की मांग पर ये बयान है व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का, जिसने बताया कि यूएस एड प्रोवाइडेड मोर देन 100 मिलियन इन अर्जेंट असिस्टेंस टू इंडिया एट मोदी गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट। ये व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है 2021 का, और ये वीडियो पर उपलब्ध है, मेरे फेसबुक पेज पे तो लगा भी हुआ है। इसके बाद देश की सबसे अग्रणी औद्योगिक इकाई, जो हमारी प्राइवेट इकाई है, रिलायंस फाउंडेशन है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी। नीता अंबानी का ट्वीट है जिसमें वो बता रही हैं कि यूएस एड के साथ मिलके देश के 17 या 18 शहरों में स्त्रियों और बच्चियों के लिए कैसे कार्यक्रम चला रही हैं। स्मृति ईरानी का आपने बता ही दिया। अब मैं आपको बताता हूं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का ट्वीट, पुराना नहीं है। प्लीज टू मीट यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर सामंथा पावर टुडे।
discussed global development prospects in the context of food, energy and debt challenges. इसके बाद पीयूष गोयल साहब का इसी साल का फरवरी का ट्वीट है, गवर्नमेंट लेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड, इसमें दूसरा कॉलम है, साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूएसए फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑब्लिक इंडिया ब्रैकेट यूएस एड इंडिया फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030। ये अभी का अलायंस है। ये मैं कुछ रेफरेंस बता रहा हूं। इसके बाद नीति आयोग के साथ, जिसके चेयरपर्सन भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे 4 कम से कम मामले हैं जो नेट पे उपलब्ध हैं। अब अभी सारे के सारे मैं आपको दिखा पाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का एक नोट पढ़ रहा हूं, जिसमें मिनिस्टर का ही नोट है। आई वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक अवर डेवलपमेंट पार्टनर्स द यूएसएड इंडिया with whom we have signed the engagement and coordination arrangement for cooperation in the field of water, sanitation and hygiene. Today, MOS हाउसिंग एंड डेवलपमेंट हरदीप पुरी का ट्वीट है। तो हमारी पूरी सरकार यूएसएड के साथ लगातार काम कर रही है। ये तब से शुरू हुआ है जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी से पहले डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर यूएसएड की एक रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार किया था, और ऐसा माना जाता है कि हमारी नोटबंदी करने में यूएसएड की उस सलाह की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन दोनों की डेट्स आपस में 1-2 महीने का ही फर्क है। 2 महीने पहले वो सलाह आई थी, स्वीकार की गई थी, कैबिनेट में गई थी, और उसके 2 महीने बाद हमने ये सब डेवलपमेंट देखा। तो इतने क्लोज रिलेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेशन वाशिंगटन डीसी में बदल गया है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसकी अपनी नेशनल प्रायोरिटीज हैं। उस प्रायोरिटीज में वो बाहर पैसा यूएसएड वगैरह में नहीं डालना चाहता, और उसमें भारत भी प्रभावित हो रहा है। अब इसको लेकर राइट विंग अगर ये जोकर पना करेगा कि उसमें से कहीं से कोई चीज निकाल के कांग्रेस के मत्थे मर दे, या किसी के, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या हमारे यहाँ बहुत सी छोटी छोटी ऐसी सरकारें रही जो इन दोनों की नहीं थी लेकिन इन दोनों के भरोसे थी, उन सब के जमाने में अमेरिकन संस्थाएं और यूएसएड जैसी संस्थाएं तो हमेशा ही भारत नहीं पूरी दुनिया में काम करती रही। उनके बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन्हें संदिग्ध की श्रेणी में रखा जा सकता है सारी दुनिया के संदर्भ में। एक समय में इनमें से सभी के सभी साम्यवाद को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, और सीआईए और अन्य के जरिए उनका इस्तेमाल होता था। ये सब जग जाहिर था, लेकिन उनका ज्यादातर इस्तेमाल हमारे जैसे देशों में बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए होता है, जिसमें सरकार भी साझा रहती है, और सभी सरकारें उसमें साझा रही हैं। कोई किसी एक पर इसको डाल के अगर बचना चाहेगा तो तथ्य उसकी गवाही नहीं देंगे, और चीजें इसी तरह से उलट पलट जाएंगी जैसे इस मामले में उलट पलट गई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ चूंकि एक ऐसी राजनीतिक बयार बह रही है जिसमें हम शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। राजनीति में जो पब्लिक डिस्कोर्स होता है वो इतना गंदा हो गया है कि हम सामने वाले को शत्रु समझ के उसको खत्म कर देना चाहते हैं। बहस नहीं हो रही है, शत्रुवत व्यवहार हो रहा है। तो इस चक्कर में चीजें खराब हो रही हैं, और सबकी जो ट्रोल सेनाएं हैं, और जबकि अब शुरुआत बीजेपी ने इसकी की है, बाद में अब सब लोगों के पास हो गई हैं, इनके जो सेनापति लोग हैं और सैनिक हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं, और ये कई बार अपनी सरकारों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देते हैं। जैसे इनके कारनामों से अब भारत के लिए बहुत सीरियस मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि बार बार ट्रंप को, इन लोगों ने ट्रंप की इतनी पूजा की। अच्छा, एक आश्चर्यजनक है, यही लोग यूएसएड की आलोचना कर रहे हैं और ट्रंप की अभी भी पूजा कर रहे हैं। भाई, ट्रंप कौन है? ट्रंप तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। यूएसएड तो अमेरिका की एक एजेंसी है। अमेरिका की एक एजेंसी को आप गलत समझ रहे हैं और राष्ट्रपति के चरण चुंबन कर रहे हैं, और उसके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसका चुनाव जिताने में हिस्सेदार हैं, और आज भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो आपके लोगों को सैनिक जहाज में भर के जबरन आपके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हथकड़ी बेड़ी में रोज उतार रहा है। और आपकी सरकार की ये सामर्थ्य नहीं बची है आप लोगों की कि वो दक्षिण अमेरिका के लैटिनी अमेरिकन देशों जितने भी सामर्थ्य दिखा पाए, और कम से कम उनको यात्री जहाजों से अपने यहाँ अपने लोगों को ले आए। तो ये तो एक हमारी पूरी स्थिति है। इसका जो सबसे खराब पहलू है कि ट्रंप बार बार कह रहा है इस आज के बयान में भी कि भारत जो है
वो टैक्स आतंकवादी है और सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और उससे हमारा व्यापार जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। यानी हमारे जो एक्सपोर्ट का ये सरप्लस जिन दुनिया में जिन देशों में है सबसे ज्यादा उसमें अमेरिका से ही था। हमारी नीतियों ने हमें वहां पहुंचा दिया है, या अमेरिकन नीति की नई नीतियों ने हमें हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस का जो सबसे बड़ा कुनबा था 30 बिलियन के आसपास, वो खतरे में डाल दिया है। और ट्रंप काल में बहुत जल्दी ये संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारा जो फायदे में हम थे उससे व्यापार में, हम या तो घाटे में पहुंच जाएंगे या हमारा फायदा बहुत नीचे आ जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरी पोजीशन नहीं होने वाली है। तो यानी हमारा जो एक्सपोर्ट से होने वाली अर्निंग थी, फॉरेक्स की जो अर्निंग थी, इस नए रिश्ते से उस पर सीधा असर अभी होने जा रहा है और बड़ा मोटा असर होने जा रहा है और हमारे पास विकल्प भी नहीं है। और इसके विकल्प में सिर्फ इतना, और दूसरी बात, हम उसके अल्टरनेट्स पर जो काम कर रहे थे जिनसे हमें कुछ लाभ हुआ पिछले वर्षों में, हमारी अर्थव्यवस्था में अदरवाइज तो बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन जिन चीजों से हमें लाभ हुआ उनमें से एक ये था कि दुनिया की बदली हुई परिस्थिति में हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, ईरान से सस्ता तेल मिल रहा था, जिसको लेकर हमारी राष्ट्रीय कंपनियां और हमारी प्राइवेट ऑयल कंपनियां दोनों ने भारी मुनाफा कमाया, क्योंकि वो वहां से सस्ता क्रूड ऑयल लाए और उसको साफ करके यूरोपियन देशों को महंगा पेट्रोल डीजल बेचा उन्होंने और इससे बहुत पैसे बनाए। अब जो परिस्थिति है उसमें ट्रंप साहब एनर्जी सेक्टर में भी हिस्सा चाहते हैं अपनी सप्लाई का, और उनकी एनर्जी सप्लाई के रेट्स एट पार है बाजार के, बल्कि कुछ और महंगे ही हैं। जबरन आपको उनसे कुछ हिस्सा खरीदना पड़ेगा, तो उतना हिस्सा आपका इस पूल से होने वाली कमाई से भी कम होने जा रहा है। यानी सिर्फ अमेरिका के व्यापार में आपको तगड़ी चपत नहीं लगने जा रही है, बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय आपके दूसरी जगहों से फायदे हो रहे थे उसमें भी लात लगने जा रही है। तो ये भारत के लिए ज्यादा गंभीर स्थिति है। इस पर विचार करने की जगह आपस में एक दूसरे को गलत ठहराना और एक दूसरे को अपने को देशभक्त दूसरे को देशद्रोही ठहराने की जो कवायद है, ये मूर्खतापूर्ण कवायद हमें एक गलत दिशा में, एक नुकसान की दिशा में ले जा रही है और हम इस पे अपनी वाहवाही भी कर रहे हैं। ये एक विद्रूप है हमारे दौर का, ये आपके सामने। जी।